वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पीईटी 2022 का फॉर्म आ चुका है और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सिलेबस वाइज आपका पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। तो इस समय जो सबसे पहले सिलेबस में है सिंधु घाटी की सभ्यता है और हम उसे कवर करेंगे। पूरी वीडियो आपको देखना है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका नाम एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर है, जिस पे 6000 प्लस बच्चे जुड़े हैं। तो आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और वहाँ आप जुड़ जाएं। प्लस अगर आप मुझे कुछ मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे अरविंद जायसवाल 000 आप सर्च करके फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता पूरा कवर किया जाएगा, प्लस में इसका प्रैक्टिस आपको दिया जाएगा और इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। अगर आप अंत तक हमारे साथ जुड़े हैं तो कहीं भी आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है और यही आप पढ़ लेंगे। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद एक टैबलेट की तरह होगा, क्योंकि मैंने वही प्रश्न और वही चीज़ें मैंने कलेक्ट किए जो बार बार कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। मैं ये पीसीएस अपर पीसीएस तक प्रश्न को लेकर चल रहा हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता कवर हम करेंगे और अंत तक पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट करके आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए एक एक पॉइंट हम कवर करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, तो आप देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कहने का मतलब सबसे पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता की सबसे पहली जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कहने का मतलब है सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी सबसे पहले हमें हड़प्पा नामक शहर से प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और जो सिंधु सभ्यता है भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। अब भारत की पहली नगरीय के मतलब भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता अगर कोई थी तो वह थी सिंधु सभ्यता। विद्वान चार्ल्स मेसन जिसने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। आपसे पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी, तो विद्वान चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर आगे क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जो थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल के समय या सर जॉन मार्शल के समय और इन्हीं के आदेश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की। तो आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसने की, तो आप कहेंगे दयाराम साहनी ने किया। कब किया, 1921 में किया। और किसके निर्देश पर किया था, तो सर जॉन मार्शल के समय और उनके निर्देश पर किया था। पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा था। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो वो कहा था पिगट ने। आपको ये याद होना चाहिए। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है वह त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है वह त्रिभुजाकार के क्षेत्र में बना था और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे दिया गया उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह 1400 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 1400 और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर की है या 1600 किलोमीटर की थी। अब यहाँ पे ये दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा कि जो सिंधु सभ्यता था उसके उत्तर में मांडा और पूरब में आलमगीरपुर है
और उसके जो पश्चिम में है मकरान, बलूचिस्तान और सुतकागे डोर, और दक्षिण में दाइमाबाद है। पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के पूर्वी क्षेत्र में कौन सा नगर है या उत्तरी क्षेत्र में कौन सा नगर है। तो अगर उत्तर में पूछा जाए तो मांडा जम्मू में पड़ता है, पूरब में पूछा जाए तो आलमगीरपुर, अगर पश्चिम में पूछा जाए तो मकरान, और अगर दक्षिण में पूछा जाए तो दाइमाबाद पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है सिंधु सभ्यता के अब तक लगभग 1000 स्थानों की खोज की जा चुकी है। इनमें से 6 को नगर माना गया है। 1000 में 6 जो है उन्हें नगर माना गया है। 6 कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली और धौलवीरा। ये 6 सबसे बड़े नगर हैं। इनमें से धौलवीरा जो है सबसे बड़ा नगर है। ये आपको याद रखना है कि पूछा जाता है इन 6 में सबसे बड़ा नगर कौन था, तो धौलवीरा। ये धौलवीरा का चित्र है, आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा नगर था। आगे बात की गई है हड़प्पा से कई चीज़ों के अवशेष या प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से कई चीज़ों के अवशेष या प्रमाण प्राप्त हुए, जैसे सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक अभिलेख युक्त जो है वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। जैसे कुल मोहरे 891 में, पीतल का इक्का, गाड़ी और स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा और सावाधान के गड्ढों में ईंट लगाने का प्रमाण। सावाधान का मतलब शव को जब दफनाया जाता था तो वहाँ पे ईंट लगाया जाता था, इसका प्रमाण। और मातृ देवी की मूर्ति और लकड़ी का ताबूत, और प्लस में नीचे दिया गया है सुरमा लगाने की सलाई, कर्मचारियों का आवास, 16 भट्ठियाँ, 6 अन्नागारों के 2 समूह, और लाल पत्थर से बनी पुरुष की नींव वस्त्र धड़ की आकृति, और 37 कब्रिस्तान, मातृ देवी की मूर्ति। ये सब कहाँ से मिली है? ये सब जो है सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में समाज का जो प्रमुख आधार परिवार एवं समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ पूछा जा सकता है कि मात्र सत्तात्मक किस सभ्यता में था, तो वह था सिंधु सभ्यता में। और इसमें 4 वर्ग के लोग थे: विद्वान वर्ग, व्यापारी वर्ग, योद्धा वर्ग एवं शिल्पकार या श्रमिक वर्ग। और सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख खेल था वह पासा था। पासा, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख खेल था वह पासा था। और हड़प्पा सभ्यता जो है, नीचे ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे कहा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ही चीज़ें हैं। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः कांस्य युगीन सभ्यता भी थी, लेकिन तांबे के प्रयोग से भी ये लोग परिचित थे। मतलब कांसा, टीन एवं तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। कांसा, टीन एवं तांबे को मिलाकर बनाया जाता था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता चला कि सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता और प्लस में हड़प्पा सभ्यता और प्लस में क्या, कांस्य युगीन सभ्यता, ये सब तीनों क्या हैं? एक ही हैं। कांस्य युगीन सभ्यता कब कहा गया? जब ये लोग कांस्य, टीन एवं तांबे को मिलाकर औजार बनाते थे तो कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हड़प्पा की खोज, हड़प्पा नामक स्थान पर खोज की गई, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता का नाम भी दिया गया। और सिंधु सभ्यता तो इसका प्रमुख नाम था ही। तो कहने का मतलब इसका 3 नाम है। नीचे दिया गया है सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक स्थिति का प्रमुख आधार एवं व्यापार एवं वाणिज्य था। कहने का मतलब सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक स्थिति थी वहाँ पे जो उसका आधार था वह क्या था? व्यापार एवं वाणिज्य था। ये लोग व्यापार करते थे। नीचे दिया गया है यहाँ खेती एवं पशुपालन भी किया जाता था। सिंधु सभ्यता में खेती एवं पशुपालन भी किया जाता था और वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। आपसे पूछा जाएगा कि किस सभ्यता में वस्त्र निर्माण का कार्य होता था या प्रमुख उद्योग था, तो वह था सिंधु सभ्यता। और नीचे दिया गया है इस सभ्यता के अब तक लगभग 400 अक्षरों की खोज की जा चुकी है।
आपसे पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन, कुछ भी कहा जा सकता है, में लगभग कितने अक्षरों की खोज की जा चुकी है? तो 400 अक्षरों की, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, लिपि की भाव है वह चित्रात्मक थी। कैसी थी? चित्रात्मक थी। और नीचे आप देखेंगे पॉइंट, सिंधु सभ्यता के पतन के कई कारण बताए जा रहे हैं, मतलब सिंधु सभ्यता का नष्ट होना कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख कारण है वह जलवायु में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन इसका मुख्य कारण रहा होगा। यहाँ संभावना जताई गई है कि इसका जो पतन का प्रमुख कारण हो सकता है तो जलवायु में परिवर्तन। और सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा वृक्ष जो पवित्र माना जाता था वह वृक्षों के, पीपल जो होते हैं, वृक्षों में सबसे ज़्यादा जो सबसे अधिक जो पवित्र माना जाता था वह पीपल का पेड़ माना जाता था। यहाँ खेती एवं पशुपालन भी किया जाता था, मैंने आपसे बता दिया, और ये पॉइंट हो गया है। नीचे आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के समय पे कि अफगानिस्तान, ध्यान से देखेंगे, अफगानिस्तान, सोवियत, तुर्कमेनिया, मेसोपोटामिया, इराक आदि देशों से कच्चे माल के आयात किया जाता था। सिंधु सभ्यता के समय में अफगानिस्तान, सोवियत, तुर्कमेनिया, मेसोपोटामिया, इराक आदि देशों से कच्चे माल का आयात किया जाता था। और माप तौल के लिए, कहने का मतलब सिंधु सभ्यता के समय माप तौल के लिए घनाकार बाँट का प्रयोग, घनाकार बाँटों का प्रयोग किया जाता था। और ये जो बाँट थी ये दशमलव पद्धति से परिचित थे, ये लोग दशमलव पद्धति से परिचित थे। आपको मैं बता दूं, और नीचे यहाँ पे थोड़ा पॉइंट हम अब देखेंगे मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। मोहनजोदड़ो से आप यहाँ देखेंगे कि मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन जो है 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में किया था। आपसे पूछा जा सकता है मोहनजोदड़ो की सभ्यता कब हुई? तो 1922 में। किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। किस नदी के तट पर? तो सिंधु नदी के तट पर। कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ से कई चीज़ों के प्रमाण मिले हैं, जैसे विशाल स्नानगार। और यहाँ पे हम आपको बता दें, इस विशाल स्नानगार को जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। इस विशाल स्नानगार को जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी और इसे कालजिस्ट बिल्डिंग का नाम दिया था। इसे कालजिस्ट बिल्डिंग का नाम दिया था। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो सभ्यता में क्या क्या प्राप्त हुआ। तो नाव की चित्र वाली मुद्रा, बौद्ध स्तूप, पूजा का प्रमाण और वृषभ की मृण मूर्ति, अन्नागार और साथ में सीटदार शौचालय, 1398 मोहरे, पुरोहित का धड़ और मिश्रित पुरुषों की मूर्ति और नर्तकी की कांसे की मूर्ति और घोड़े के दांत और सभागार, ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। और अब हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे लोथल सभ्यता। लोथल सभ्यता का उत्खनन 1955 से 62वीं ईस्वी में यस आर राव ने मोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद, ये सॉरी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हुआ, अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। और जहाँ से कई चीज़ों के प्रमाण मिले, जैसे गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा का मतलब बंदरगाह, अन्नागार, स्नानगार एवं नलियों की अच्छी व्यवस्था, पूरा हाथी के दांत, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ, युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब होता है कंकाल, दोहरे कंकाल मतलब दो लोगों को एक साथ दफनाना जिसे कहते हैं ना, दो लोगों को, तो दोहरे कंकाल एक साथ, नालियों में सोखता गड्ढा और औद्योगिक क्षेत्र, सेलखड़ी की मोहरें, सीप और साथ में मनका बनाने के कारखाने, अगिन पूजा के संकेत, ये सब लोथल सभ्यता से मिले हैं। आगे पॉइंट है धौलवीरा सभ्यता। धौलवीरा सभ्यता में बस इतना याद रखना है कि धौलवीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था।
धौलवीरा जो है वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। नगर 3 भागों में विभक्त था और मध्यम नगर या मध्यमा केवल यहीं पाया जाता था या पाया गया था। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इस पे ध्यान नहीं देना है। तो पूछा जा सकता है कि मध्यमा या मध्यम नगर है वह कहाँ पाया गया, तो धौलवीरा सिंधु सभ्यता में पाया गया था और यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे आधुनिक नगर है। अब एक है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इस सभ्यता का उत्खनन 1953 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर ने घाघरा नदी के किनारे गंगानगर राजस्थान में किया था। यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे। कालीबंगा सभ्यता जो है इसकी खोज किसने की, तो बीबी लाल और बीके थापर ने। किस नदी के किनारे, तो घाघरा नदी के किनारे। कहाँ पे, गंगानगर में। गंगानगर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। और जहाँ से मिली प्रमुख चीज़ें कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, कच्ची ईंटों के बने 7 अग्निकुंड, जुते हुए खेत के साक्ष, तांबा गलाने की तकनीक और प्राचीर युक्त नगर और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, ये सब कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे बात थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, बस चन्नुदड़ों की सभ्यता। अब चन्नुदड़ों में कुछ भी नहीं किया गया है। इस सभ्यता का उत्खनन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में करवाया था, जहां से लिखने की चौकियाँ आप समझ सकते हैं। मसी पत्र किसे कहते हैं, दवात को। सील या मुद्राओं का निर्माण के कारखाने और मनका बनाने के कारखाने, ईंटों से बनी भट्टियाँ आदि पाए गए थे। आगे है रोपड़ सभ्यता। इस सभ्यता का उत्खनन 1955-56 के बीच या 1955-56 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने सतलज नदी पंजाब में करवाया था और रोपड़ में मानव के कब्र के नीचे कुत्ते के शव पाए गए हैं। बस इतना आपको याद रखना है, जो मानव का कब्र के नीचे कुत्ते के जो शव मिले हैं वो रोपड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, कहने का मतलब करवाया था। या कहाँ पे है, पंजाब में है। किस नदी के किनारे, तो सतलज नदी के किनारे। दोस्त इन सभी का PDF आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है, जिस पे लगभग 6000 प्लस बच्चे जुड़े हैं। आप जाके वहाँ आसानी से जुड़ जाइए और पूरी क्लास देखने के बाद प्रैक्टिस आ रही है, जिस पे 25-30 प्रश्न से अधिक प्रश्न होंगे, आपको प्रैक्टिस करना है। इसी तरह टॉपिक वाइज सभी क्लास कवर किए जाएंगे और अंत में आपको ये बताना है जब आप पेपर दे के आएंगे कि आपने कितने प्रश्नों का हल वहाँ पे किया, क्योंकि मैं वही प्रश्न कलेक्ट कर लाता हूँ कि जो आपके पेपर के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। तो आशा करता हूँ यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में। मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।